वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को बढ़ाते हैं। शो का अगला पड़ाव भी निवेश से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बात होने वाली है उस निवेश की जो आपने नहीं किया। जी हाँ, नया साल और ऐसे में हम हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो ज़रूरी कदम है वो आपको उठा लेने चाहिए, वरना अगर आपने अभी नहीं किया तो देरी हो सकती है और ये देरी आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो अभी भी शायद समय हो सकता है, लेकिन समय रहते उनको आपको पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो इसमें लगातार योजनाबद्ध तरीके से, अनुशासित तरीके से आपको जो है फैसले लेने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं और अपनी निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो इस गाड़ी को कैसे आप पटरी से ना उतारें, इस पर हम बात करेंगे। विनायक सप्रे, लेखक और फाइनेंशियल कोच मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो धन्यवाद। नया वित्त वर्ष तो देखिए शुरू हो चुका है और उसका पहला महीना खत्म होने को भी है, ठीक है। अब ऐसे में हमेशा से लोगों को हम बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से आप होता हुआ देखेंगे। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, टैक्स सेविंग प्लानिंग हो गई, डिक्लेरेशन वगैरह हो गया, जो आपको कर देना चाहिए। अब इन तमाम बातों के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अप्रैल महीने में कर लेनी चाहिए? नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा वो मैं बाद में आपसे पूछूंगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट फैसले जो कर देने चाहिए थे अब तक। जरूर, शुक्रिया कविता जी। सबसे अहम बात, इनफैक्ट आपने कहा कि जल्दी शुरू कर लीजिए, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले बिल्कुल। होगी बहुरी करेगा कब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केवाईसी, केवाईसी और केवाईसी, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बात तय है कि जितना जल्दी हो सके अपने केवाईसी को वैलिडेट कराइए। cvlkra.com पर जाके पहले अपने पैन नंबर डाल के चेक कीजिए कि आपकी केवाईसी वैलिडेटेड है या नहीं। वेरीफाइड से काम नहीं चलेगा, तो उसको वैलिडेट कराइए। फॉर्म 15H जमा कीजिए। पैन और आधार लिंक को आप पैन और आधार को लिंक करिए। 30 जून उसकी आखिरी डेट है। और म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशंस को पूरा कीजिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज ही डिसाइड करिए, खासकर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, कि नई पॉलिसी में, टैक्स पॉलिसी में जाएंगे या पुरानी टैक्स रिजीम में जाएंगे। क्योंकि अभी आपके एम्प्लॉयर आपको पूछेंगे, तो ऐसे में ये बेहतर होगा कि अगर आप पहले से डिसाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा है कि आप नए टैक्स रिजीम में जाएंगे या पुरानी में। नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए और उसके हिसाब से फिर अपनी टैक्स प्लानिंग करिए। बहुत सारे लोग मार्च में जागते हैं, कई बार देर हो जाती है, तो उस को अवॉइड करने के लिए आज ही टैक्स प्लानिंग की भी शुरुआत आज से शुरू करिए, क्योंकि उस वक्त एक मुश्त रकम निकालने में कई लोगों को तकलीफ होती है। चलिए, तो ये वो जरूरी काम जो आपको अब तक कर देने थे, लेकिन अब बात करते हैं कि इन कामों को अगर आपने नहीं किया है तो कैसे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पटरी से उतर सकती है। एक एक करके हम बात करते हैं। तो बताइए, सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने केवाईसी की बात कही। इसे जी अगर आपने वैलिडेट नहीं कराया तो क्या होगा? मौजूदा मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशकों की हम बात कर रहे हैं कि जो नए जुड़ने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं सर? जी, तो जो मौजूदा है और केवाईसी वेरीफाइड है, तो वो जो हाँ। एग्जिस्टिंग, उनको पैसा निकालने में तकलीफ नहीं होगी और एग्जिस्टिंग जो उनके फोलियोज है वहां पे वो निवेश कर सकते हैं। और ये कितने दिन तक चलेगा मालूम नहीं, क्योंकि ये वैलिडेशन इम्पोर्टेंट है। तो बेहतर होगा कि अगर आप अ, रुके हुए हैं, रुकने के बजाय आप उसको वैलिडेट करा लीजिए, ज्यादा बेहतर है। एक बात और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको अगले 15-20 दिन तक पैसे की जरूरत नहीं है और आपका केवाईसी वेरीफाइड है, तब आप जाके वैलिडेशन कराइए, क्योंकि इस वक्त बहुत देर हो रही है उसको वैलिडेशन कराने में। तो अगर खुदा न खास्ता आपको पैसे की जरूरत पड़ी और वो ऑन होल्ड चला गया, तो आपके पैसे रुक जाएंगे। उन लोगों के जिनका केवाईसी ऑन होल्ड है, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि उनको बताएं कि आप जल्दी से जल्दी अपने केवाईसी को ठीक कराइए और उसको वैलिडेट कराइए। नॉमिनेशन 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। उसके पहले नॉमिनेशन अपने फोलियोज में ऐड कीजिए। आधार और पैन को लिंक करना बिल्कुल मत भूलिए। उसकी आखिरी डेट है 30 जून।
मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रूरी काम जो आपको पहले कर देना है, नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में रिडीम करने को लेकर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, पुराना और नया टैक्स रिजीम, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी हाँ, प्रैक्टिस है जिसको लेकर लोगों को आदत नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे विनायक सर? मैंने कहा ऐसा पैसा किस काम का अगर वो बुरे वक्त में आपके आड़े वक्त में काम ना आ सके। तो हाँ, इसलिए ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है कि ये सारी चीजें करा लीजिए। बिल्कुल। अगला जो आपने मुद्दा बताया था वो है अपनी टैक्स रिजीम या टैक्स व्यवस्था का चुनाव करना। ये एक ऐसी जी, चीज़ है जो लोगों की आदत में शामिल नहीं है। वैसे तो केवाईसी भी बहुत नई प्रक्रिया है जो उनको अभी करनी है, लेकिन टैक्स को लेकर तो आमतौर पे ही कम जागरूकता रहती है लोगों में। और उसमें भी अब बिल्कुल, जो नया टैक्स रिजीम आ गया है, बहुत सारे लोग तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पुराने टैक्स रिजीम में रहना है या नए टैक्स रिजीम में रहना है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल। आप ये तय करें, और उसके बाद सिलेक्शन करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जी, तो बेहतर होगा कि आप उसको कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको अभी ये सुविधा मिल रही है, वो नहीं तो अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप नए टैक्स रेजिम में जाएँगे और अगर आप चाहते होंगे कि आप चेंज करना चाहें पुरानी उसमें और उस वक़्त अगर देर हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसकी टैक्स प्लानिंग आप अभी से शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ऑलराइट, और ये टैक्स प्लानिंग आपको जो आपने टैक्स रिजीम सिलेक्ट की है उसके तहत करनी होगी, क्योंकि विनायक सर, नए टैक्स रिजीम में अगर आप जा रहे हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस आपको कुछ जी, खास प्लानिंग की ज़रूरत नहीं करनी पड़ रही है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी बचत नहीं होगी। लेकिन वैसे जी, आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपनी करनी है। अगर आप नए टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसिप्लिन है और ऑप्शन जो थे आपके पास, जहां आपको थोड़ी सी रियायत मिलती थी, बचत होती थी, टैक्स छूट मिलती थी, वो नहीं रहेगी। उसके अलावा लेकिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जो रणनीति है, जो प्रक्रिया है, वो बरकरार रखनी है। लेकिन जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम में हैं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं, वो किस तरह से अभी से शुरुआत कर लें, ताकि एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब आखिरी महीना होता है, तब जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला ना ले लें। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 80C का अगर किसी को बेनिफिट लेना है और वो म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस में या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एकमुश्त रकम लोगों को उस वक़्त मार्च में निकालने में तकलीफ होती है, तो हर महीने अगर वो लगातार निवेश करते रहेंगे, तो एक डिसिप्लिन भी बन जाता है और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती चली जाती है, तो लास्ट मोमेंट में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो उसको आप लगातार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। आपकी जो बाकी आपके जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेडिक्लेम से रिलेटेड सारी चीज़ों पे, उसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए, आपको अगर जो पैसे महीना आपने डिसाइड किया हुआ है, उसको अगर आप कैलेंडराइज़ कर लेते हैं और उसके लिए आप प्रोविज़न करना शुरू कर दीजिए। बजाए इसके मैं कई लोगों से ऐसे मिला हूँ जो उनको कई बार ये प्रीमियम पे करने में तकलीफ हो जाती है उस वक़्त एक मुश्तरक, क्योंकि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में बेहतर हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा एक अमाउंट प्रोविज़न करते चलिए और साइड में निकाल के रखते चलिए, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ना सिर्फ़ टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, तो उस वक़्त यही पैसा आपके काम आएगा। तो अगर आपने प्रीमियम पे किया हुआ है और रेगुलर प्रीमियम पे करते रहेंगे, तो आपको कभी जब मुसीबत के समय में ज़रूरत पड़ी, तो ये सब चीज़ें काम आएँगी। तो इसलिए इनको नज़रअंदाज मत कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो लोग नई टैक्स रेजिम में जाएँगे, तो ये ना सोचें, क्योंकि आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि पुरानी टैक्स रेजिम में तो फ़ोर्सफुली इंसान इन्वेस्ट कर देगा। नए टैक्स रेजिम में जब इन्वेस्टमेंट खास करनी नहीं है टैक्स सेविंग के लिए, ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात को, की इम्पोर्टेंस को ना भूलें और शुरुआत हर महीने से इसी महीने से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। अगर आपका इंक्रीमेंट आ गया है, तो और पुरानी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है हर महीने की, तो उसको बढ़ाना ना भूलें। चलिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक आखिरी सवाल, बाकी बचे प्रक्रिया अगर आपने पूरी नहीं की है तो किस तरह से आपको दिक्कत हो सकती है? फॉर्म 15 जमा करना है, नॉमिनेशंस म्यूचुअल फंड के आपको पूरे करने हैं, पैन आधार लिंक, मेरे ख्याल से ये तो इसकी तो समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है। जहाँ तक पैन आधार को लिंक करने की बात है, अभी भी मेरे ख्याल से मौका है जो लोगों को चूकना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जी, तो इस आशा में ना रहें कि हर बार ये सीमा बढ़ा दी जाएगी। बेहतर ये है कि जब हाँ, सीमा बिल्कुल। के अंदर आप उसको कर लीजिए तो बेहतर है।
और ऐसा हमने देखा है कि लोग इंतजार करते जाते हैं, उनको लगता है अच्छा इस बार भी टल जाएगी, आगे बढ़ेगी, और नहीं बढ़ती तब तकलीफ होती है। तो एक तो वो करें, दूसरा 15H की बात जहाँ तक है, अगर आप आपका टीडीएस जो है वो कटने से बच जाएगा अगर आप अभी स्पेशली अगर आप टैक्स लैब में नहीं आते हैं, तो ऐसे में बेहतर है कि आप फॉर्म 15H बाद में जमा करने की बजाय अभी जमा कर दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी। तो जो आगे की फ्यूचर की जो तकलीफें हैं, उनसे आप बच जाएँगे। चलिए, मेरे ख्याल से इसी के साथ इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करते हैं। ज़रूरी काम जो कि नए वित्त वर्ष के पहले महीने में आपको कर देने हैं, कुछ ही समय, कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक मोमेंटम, डिसिप्लिन का अपने पहले महीने से, नए साल के पहले महीने से ही आप जो है लागू कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद विनायक सर, आपने समय निकाला इस खास चर्चा में। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवाल जो कि हम शो में शामिल करते हैं, हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हमारे साथ 2 फाइनेंशियल प्लानर्स भी जुड़ेंगे और साथ ही इक्विटी बाजार से, शेयर बाजार से अगर आपको भी जुड़ना है, वो रास्ता अगर म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनाना चाहते हैं तो कैसे हमारी इस पेशकश में हमारे एक्सपर्ट आपकी सहायता कर पाएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ ही सवाल पूछने का भी तरीका है, जहां पर एक QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन करना है, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और बाकी YouTube पर तो आपके सवाल हम लाइव देख ही रहे हैं आते हुए, एक एक करके उनको भी शो में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।